हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर विल 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर विल परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने साइंस का जो भी बात किया, सारे क्वेश्चन के बारे में हमने अच्छे से उसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने समझते हुए चला है। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यही उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप सबको आज का भी सेशन बहुत पसंद आएगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब आज का सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो अब यहां पे हमें बात करना है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। किसके बारे में बात करना है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। अब भाई यहां आपको याद रखना है कि अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया था? नाभिक व प्रोटॉन की खोज में कार्य किया था। किसकी खोज में? प्रोटॉन की खोज में। अब अगर हम बात करें ऑटो हॉर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे है? ऑर्बिट से। किससे है? ऑर्बिट से। तो या अगर हम बात करें मेंडलीफ ने क्या किया था? आवर्त सारणी दिया था। मेंडलीफ ने क्या किया था? आवर्त सारणी दिया हुआ था। और जो एंटोनी वॉन लेवोजायर हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम रसायन शास्त्र को, किसको? रसायन शास्त्र को विधिवत या कह लीजिए गहन अध्ययन किया था। गहन अध्ययन किया। अब भाई अगर विधिवत यानी गहन अध्ययन किया जाए तो जो गहन अध्ययन करेगा ना वही तो कहलाएगा। अगर आपको पता होगा कि जब भी आप जनक की बात करते हो तो जनक किसे कहा जाता है? जो उसके बारे में अच्छे से बतलाए। यानी अब जो चीज ये बतलाया जाएगा तो जो जिसको बतलाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर नाभिक और प्रोटॉन की बात कही जाए तब तो हमारे क्या होंगे? रदरफोर्ड होंगे। अगर ऑर्बिट की बात कही जाए तो ऑटो हॉर्न होंगे। अगर आवर्त सारणी की बात कही जाए तो मेंडलीफ होंगे। लेकिन रसायन शास्त्र कहा जाए तो कौन होंगे? एंटोनी वॉन लेवोजायर। यानी अब यहां से आपका आंसर कौन सा सही होगा? फोर्थ वन। अब एक बात याद रखिएगा, लेवोजायर को और क्या कहा जाता है? लेवासिए कहा जाता है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लेवासिए भी लिखा मिल जाए तो इसका आंसर और क्या हो सकता है? लेवासिए। लेवोजायर जो वर्ड है, लेवोजायर का जो नाम है, ये किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में क्या है कि इनका नाम जब हम इसे इंग्लिश कन्वर्जन करते हैं तो क्या बनता है? लेवासिए बनता है। और लेवासिए जब नाम की बात हम करते हैं तो नाम में एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जो नाम किसी का इंग्लिश में होता है वही नाम उसका क्या होता है? हिंदी में। जैसे आप जानते होंगे राम, तो राम का इंग्लिश में नाम क्या होता है? राम ही होता है ना। और हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं? राम ही कहते हैं। अगर हम कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण भी हम इंग्लिश में भी कृष्ण कहेंगे और हिंदी में भी हम लोग क्या कहेंगे? कृष्ण कहेंगे। तो इसीलिए आपको यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आना चाहिए कि अगर कहा जा रहा है कि आधुनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लेवोजायर यानी लेवासिए को। यह बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? यानी अगर हम बात करें द्रव्य की, किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य की अवस्था के बारे में। तो अब द्रव्य की अवस्था के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। थोड़ा सा हम एक एडिशनल पेज लेते हैं, इसमें बात करते हैं। अगर हम बात करें द्रव्य की अवस्था के बारे में तो द्रव्य की अवस्था के लिए आपको दो सिद्धांत याद रखना होगा। एक आपको याद रखना होगा क्लासिकल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्लासिकल। और दूसरा आपको क्या याद रखना होगा? आधुनिक सिद्धांत। दूसरा आपको क्या याद रखना होगा? आधुनिक सिद्धांत। अगर हम क्लासिकल सिद्धांत की बात करें तो क्लासिकल सिद्धांत में आपको क्या याद रखना होगा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? 3, द्रव, ठोस और गैस। लेकिन अगर हम यही कॉन्सेप्ट किसमें बात करते हैं? आधुनिक में, तब हमें क्या याद रखना होगा? 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और लास्ट क्या होता है? बीसी संघनन या संघनित। अब
अब यहां पे अगर पूछा जाए कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप ये बता सकते हैं ना कि क्लासिकल जो हमारा प्राचीन नियम था उसके अनुसार हम बात करेंगे तो कितने की बात करेंगे? 3 की। और वो 3 कौन होंगे? ठोस, द्रव, गैस होंगे। जब हम आधुनिक की बात करेंगे तो क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस, साथ में प्लाज्मा और क्या आ जाएगा? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीसी संघनित बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, यानी अगर अधिकतम संख्या क्या होगी? 5 होगी, और जो किस सिद्धांत के अनुसार होगी? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। किस सिद्धांत के अनुसार होगी? आधुनिक। तो अब यहां पे आपको ऑप्शन मिल क्या रहा है? लेकिन अगर यही शब्द थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया जाता, यह कह दिया जाता कि द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, अगर यह कहा गया द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, तब आप क्या आंसर करते? 3। लेकिन द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या होती है, यानी कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे? 5। ये बात क्लियर हो गई। यानी अधिकतम संख्या 5 होगी। और अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, तो आपको क्या याद रखना है? 3। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा एक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो हवा होता है, हवा को हम लोग और क्या कहते हैं? वायु। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। अब वायु जब मिश्रित होता है तो वायु में क्या क्या मिश्रित हो जाता है? अब आपने सुना होगा कि वायु में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब यहां से यह पूछा क्या जा रहा है कि शुद्ध मिश्रण होता है। शुद्ध मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु हो, यानी एक समान प्रकार के अणु हो, तो वो क्या होगा? शुद्ध मिश्रण। तो भाई यहां क्या देखो, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस है। तो क्या ये शुद्ध मिश्रण होगा? तो पहला तो ऑप्शन हमें क्या मिल गया? गलत मिल गया। अब दूसरे में आते हैं, केवल यौगिकों का मिश्रण है। अब ये बात बताओ, यौगिक आप किसे कहते हो? तत्व किसे कहते हो? तत्व का मतलब क्या है? समान अणु। तत्व का मतलब क्या है? समान अणु। और यौगिक का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का समूह। क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का समूह। तत्वों का समूह। अब मैंने ये मेंशन कर दिया। अब ये बताओ, यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? 2 समान प्रकार के तत्व है ना, यानी जब समान प्रकार के तत्व हो या समान अणु हो तब तो वो तत्व है, यानी नाइट्रोजन क्या हो गया? यहां तत्व हो गया। और 2 या 2 से अधिक तत्वों का समूह, अगर हम यही बात कर ले SO2 के लिए, तो SO2 में सल्फर और क्या है? ऑक्सीजन, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से यह बना है ना। तो 2 अलग अलग तत्व मिले, तो जब 2 अलग तत्व मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो अब हमें यह पता चल गया कि जब हम वायु की बात करेंगे तो तत्व और यौगिक दोनों की बात करेंगे। तो यहां दूसरे में क्या कह रहा है? केवल यौगिकों का मिश्रण। तो भाई केवल यौगिक है, तत्व भी तो है। तो यहां से भी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगर हम बात करें तीसरे में, केवल तत्वों का मिश्रण, अरे भाई अभी हमने बात किया कि वायु क्या है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम चौथे की बात करें, दोनों, यानी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, अगर हम इसे ऐसे मेंशन कर दे, दोनों ब्रैकेट में क्या मैंने मेंशन कर दिया? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, यानी ये दोनों से मिलकर बना होगा। किससे किससे? तत्व से और यौगिक से। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, यानी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। यह बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया या किसने प्रस्तावित किया? यानी अगर आपसे बात पूछी जा रही है कि अगर हम परमाणुवाद की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? परमाणुवाद। तो परमाणुवाद के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। किसने बतलाया था? जॉन डाल्टन ने। अब सन पूछा जाए तो 1808।
कब बताया था? 1808। और क्या कहा था कि सभी पदार्थ या सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि भाई जो परमाणु होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बतलाया, तो सबसे पहले किसने बतलाया? जॉन डाल्टन ने। और कब बतलाया? 1808 में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको और किन नाम दिए हैं, जैसे जॉन डाल्टन के बाद एक बात तो हमें पहला आंसर सही मिल गया है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, सही होगा। लेकिन अगर आपसे रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाए तो मैंने कई बार इसको बताया है कि इन्होंने क्या बताया था? नाभिक व प्रोटॉन। क्या बताया था? नाभिक व प्रोटॉन। जब हम जे थॉम्सन की बात करते हैं तो जे थॉम्सन ने किसके लिए कार्य किया? इलेक्ट्रॉन। किसके लिए कार्य किया? इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर ने क्या किया था? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संयोजकता और साथ ही साथ कोष एवं उपकोष के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कोषों के बारे में, कोषों के बारे में बतलाया। ये बात क्लियर? अब यहां पे जैसे ही आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका आंसर आपको मिल गया ना, पहला क्या होगा? जॉन डाल्टन। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। यानी अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बतलाएंगे कि भाई जो द्रव्यमान संख्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसे इस तरीके से लिखिए, ZMA, जहां A क्या होगा? द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या, या इसे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार। और इसे क्या कहते हैं? तत्व संख्या। क्या कहते हैं? तत्व संख्या या परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो परमाणु भार है और परमाणु क्रमांक है, इसके लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि जो परमाणु क्रमांक है Z, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। लेकिन जब हम बात करते हैं A के बारे में यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में, तब ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अब इसे कैसे आप समझेंगे? इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये नाभिक है। ये क्या है आपका? नाभिक। और ये नाभिक के चारों ओर जो हमने बनाया ये आपका क्या है? कक्षक। अब नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और कक्षक में क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए कि पूछा क्या जा रहा है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है, यानी किसको जोड़ने पे द्रव्यमान संख्या निकाली जा सकती है। तो ये कह रहा है भाई केवल प्रोटॉन। ये तो हो ही नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहां पे दूसरा क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई ये बात हमें सही मिल गई। अब तीसरे में अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तो ऐसे ही गलत। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये गलत। तो आंसर आपका क्या होगा? सेकंड वन होगा, यानी बी। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ईंटा पर नाचे। क्या बताया था? ईंटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन बताया था। ई से क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन। और टा से मैंने क्या बताया था? जे थॉम्सन। क्या बताया था? जे थॉम्सन। प से मैंने क्या बताया था? प्रोटॉन। और र से क्या बताया था? रदरफोर्ड।
ना से मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉन, और च से क्या बताया था, चैडविक। च से क्या बताया था, चैडविक। अब यहां से क्या मिला आपको, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे से आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब भाई ईटा, अर्न्स्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड किससे संबंधित है, प्रोटॉन से। नील्स बोर किससे हैं, कक्षक और कोष से। किससे हैं, कक्षक एवं कोष। जब हम अल्बर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे अल्बर्ट आइंस्टीन होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे समझ जाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, E=mc², और जे थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अब आपको आंसर देना है, तो इसके लिए आंसर अब आपको क्या मिल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, जे थॉमसन ने। यानी यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन का क्या होता है, ये आप खुद ही याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है, न्यूट्रिनो, और इसका मेसान होता है। तो ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप थोड़े से कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, तब यहां पे बात करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो भाई हमें आंसर तो मिल गया पॉजिट्रॉन। अब भाई प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारा क्या होता है, जैव अणु होता है। क्या होता है, जैव अणु। अब जो कि किससे बंधित होता है, एस्टर बॉन्ड से। किससे होता है, एस्टर बंध से बंधित होता है। जब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय अणु होते हैं। यानी ये रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार अणु होते हैं। तो यहां पे आपको आंसर क्या देना था कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल तो कौन होगा, पॉजिट्रॉन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कण बोसान, नाम ही है बोसान अगर आ गया तो यानी यहां से आपको याद रखना है बोस। क्या याद रख लेना है, बोस। कण बोसान का संबंध किस नाम से है, तो भाई देखिए, अब बोस किसमें किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें। इसमें न्यूटन है तो नहीं होगा, आइंस्टीन है तो नहीं होगा। अब बचा जेसी बोस और एसन बोस। एसन बोस ने क्या किया था, अब जेसी बोस ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था बीसी कंडेंसेट, संघनित। क्या बताया था, बीसी संघनित। और यसन बोस ने क्या बताया था, बोसान। यसन बोस ने क्या बताया था, बोसान। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी, एसन बोसान ने क्या बताया था, कण बोसान। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। यानी अगर आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप आप किसे कहते हो, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है आइसोटोप और आइसोबार। पहले इसकी बात कर ले, तब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समान परमाणु क्रमांक। क्या होता है, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार। परमाणु भार क्या होगा, भिन्न होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा। और आइसोबार में क्या होगा, समान परमाणु भार, परमाणु भार भिन्न परमाणु क्रमांक। अब इसके लिए आपको कैसे समझना है, अब मैंने क्या बता दिया कि भाई एक के लिए परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा।
और दूसरे के लिए मैंने क्या बता दिया कि समान परमाणु भार होगा, भिन्न क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो इसके लिए आपको जैसे मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 परमाणु आइसोटोप होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात करें 1 2 3, ये क्या कहलाता है, प्रोटियम, ये क्या कहलाता है, ड्यूटेरियम, ये क्या कहलाता है, ट्राइटेनियम। अब यहां से ये क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब ये 3 क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। और आइसोबार कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया C614 7N14। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर का जब समान हो तो इसे क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। अगर नीचे का समान हो तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो अब यहां पे आपको क्वेश्चन में आना है, वापस देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, यानी आइसोटोप में क्या होता है। कह रहा है कि भिन्न परमाणु क्रमांक। भाई अभी मैंने आपसे क्या बताया कि आइसोटोप में परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, तो भिन्न तो हो ही नहीं सकता। तो यहां से पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में सिर्फ क्या कह रहा है, भिन्न परमाणु क्रमांक, ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे में कह रहा है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। अब यहां पे संहति कब कहने का मतलब किससे है, भार से। किससे है, भार से। तो अब परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा, भिन्न होगा। ये बात तो अभी सही मिल गई। अब चौथे में अगर हम बात करें एक जैसी परमाणु क्रमांक और एक जैसा परमाणु संहति, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर कौन सा निकलेगा, आपका आंसर होगा 3rd C। ये बात क्लियर। यानी अगर आप आइसोटोप की बात कर रहे हो तो आइसोटोप कहने का मतलब क्या है कि जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है। अब मैंने अभी आपसे बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। प्रोटियम क्या होता है, सामान्य होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है, ये भारी होता है। लेकिन जब हम ट्राइटेनियम की बात करते हैं, ये क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। क्या होता है, रेडियो सक्रिय। अब यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो भाई ड्यूटेरियम क्या है, ये तो भारी है ना आपका। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, भारी जल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, D2O। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय यंत्र संयंत्र में, किसकी तरह, एज अ मंदक। यानी ये अपक्रिया की गति को कम करने का काम करता है। प्रोटियम क्या होता है, ये सामान्य होता है। इसी की वजह से क्या होता है, सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। रेडियम एक तत्व होता है जो कि क्या होता है, प्रथम समूह से बिलोंग करता है आवर्त सारणी के। और ट्राइटेनियम जो होता है यही हमारा क्या होता है, 1H3 होता है। और ये क्या होता है, किस प्रकृति का होता है, रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। तो यहां से अब आपको आंसर करना होता है, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्राइटेनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रियता के परिघटना की खोज किसने की थी। अब किसने की थी का मतलब यहाँ पे क्या है कि सर्वप्रथम किसने बतलाया था। तो याद आप रखिएगा कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने क्या किया था, रेडियो सक्रियता गुण की बात की थी। यानी रेडियो सक्रियता गुण विश्लेषण किया था। किसने, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। लेकिन जब हम बात करते हैं हेनरी बैकुरेल की, किसकी बात करते हैं, हेनरी बैकुरेल, इन्होंने क्या किया था, रेडियो सक्रियता के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किया था। रेडियो सक्रियता वर्णन ये सबसे पहले किसने किया था, हेनरी बैकुरेल ने। और जे थॉमसन का नाम तो आता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज से। तो यहां पे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज से किसका है, जे थॉमसन का। मैडम क्यूरी यानी मैडम क्यूरी और पियरे, ये दोनों किससे हैं, रेडियो सक्रियता गुण विश्लेषण से। अब आपको एक बात याद रखना है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये क्या थे, पति पत्नी थे। इन्होंने ही मिलकर आपस में एक वर्क किया था जो किस पे था, रेडियो सक्रियता गुण विश्लेषण पे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा, C1 यानी हेनरी बैकुरेल ने। हेनरी बैकुरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना
चाहिए। यानी ऐसे पात्र को बताना है आपको जिसमें अगर इन्हें रख दिया जाए तो ये क्या ना कर सके, किसी को इफेक्ट ना कर पाए। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम शीशा की बात करते हैं, इस्पात की बात करते हैं, लोहा की बात करते हैं, एल्युमिनियम की, तो जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, शीशे में ऐसे पदार्थों की को रखा जाता है, ऐसे तत्वों को रखा जाता है जो किससे क्रिया नहीं कर पाते। ऐसे समझिए इन्हें कि ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश से क्रिया ना करें, जो प्रकाश से क्रिया ना करें। अब अगर हम बात करें इस्पात की, तो इस्पात में क्या करते हैं, अति सक्रिय धातुओं को रखते हैं, अति सक्रिय धातु। अगर हम लोहा की बात करें तो लोहे में क्या होता है, संक्षारण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से इसमें ऐसे धातुओं को रखा जाता है जो संक्षारण की क्रिया को मंदक की तरह यूज करें, संक्षारण की क्रिया मंदक। और जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम में क्या करते हैं हम लोग, जल योजित यौगिक, यानी ऐसे यौगिकों को रखते हैं जो जल से जुड़े होते हैं। तो अब इसमें आप बताइए क्या पूछा जा रहा है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो रेडियोधर्मी किसमें रखे जाएंगे भाई, अति सक्रिय धातु होते हैं, और अति सक्रिय धातु किसमें रखे जाते हैं, इस्पात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये बात क्लियर। अब इस्पात कहने का मतलब किससे है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है स्टेनलेस स्टील से। किससे है, स्टेनलेस स्टील। अब इसे बनाया कैसे जाता है कि जब भी हम इसे रखते हैं तो पहले हम लोग कंक्रीट की एक दीवार बनाते हैं, और इस दीवार को चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील से ढक देते हैं, जिससे इसकी जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात क्लियर हो रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। संभारिक किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि संभारिक कहने का मतलब क्या है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। तो ऐसी अवस्था, अब भाई जब भी हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा किरण क्या होता है कि जब ये निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, 2He4, यानी ये 2 परमाणु क्रमांक घटाते हैं और 4 परमाणु भार घटाते हैं। बीटा होता है तो ये क्या करता है कि ये जो भी कंडीशन करेगा इससे परमाणु भार क्या होता है, 0 होता है। यानी जब ये निकलता है तो ये एक परमाणु क्रमांक को कम करता है लेकिन परमाणु भार तो बना ही रहता है। गामा क्या होता है, जब ये निकलता है तो भाई ये क्या करता है, एक परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार को कम करता है। और यक्स निकलता है तो इससे ना तो परमाणु क्रमांक कम होती है ना परमाणु भार कम होता है। अब यहां से अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संभारिक उत्पन्न कर रहे हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान रहे और परमाणु भार भिन्न हो जाए। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 2He4 है, अगर इससे एक अल्फा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम एक अल्फा निकालेंगे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम बीटा निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, 2He3 हो जाएगा। अब जैसे ही 2He3 रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ऐसी अवस्था में ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसे ऐसे लिखते हैं 2He3 और 2He4 के कॉन्सेप्ट में, तो ये क्या करेगा, ये इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही हम इसे करते हैं 1He3, तो ये क्या होता है कि भाई ये क्या किसको बतलाता है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक को बताता है। और जब हम इसी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि इसके परमाणु भार को हम समान रखते हैं, परमाणु क्रमांक को भिन्न कर देते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करने लगता है संभारिक को। तो यहां से अब आपको क्या आंसर निकल के आएगा कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हो तो किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड, यानी बीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी किरण होगी जो सबसे ज्यादा और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर की बात करती है। तो इसके लिए आपको बस ऐसे याद रखना है, जब अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो याद रखिएगा कि जो अल्फा किरण होती है वो कहां होती है, यहां पर, बीटा यहां पर और गामा यहां पर। तो अल्फा किरण की जो पेनिट्रेशन पावर होती है, यानी जो पारगम्य क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा, और गामा की क्या होती है, सबसे कम। तो यहां से पूछा क्या जा रहा है कि न्यूनतम पारगम्य, तो कौन सा आंसर सही होगा, सी, गामा किरणें। अब
थोड़ा सा इसे ऐसे आप समझ सकते हैं, ये होते हैं गामा किरणें। तो गामा किरणों की जो पारगम्य क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, और अल्फा किरणों की पारगम्य क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूनतम तो गामा और अधिकतम पूछा जाए तो कौन होगा, अल्फा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहा क्या जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल होते हैं, तो आपको याद रखना है अल्फा कण बराबर हीलियम। आपको क्या याद रखना है, अल्फा कण बराबर हीलियम, और हीलियम को आप कैसे लिखते हो, 2He4। अब इसी का उपयोग किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था नाभिक की खोज में, और किसमें, प्रोटॉन की खोज में। यानी नाभिक की खोज और प्रोटॉन की खोज में हीलियम का उपयोग किया था रदरफोर्ड जी ने। तो अब यहां से ऑप्शन आप देखिए, पहले में कह रहा है बीटा पार्टिकल से मात्रा में दोगुने, इससे कोई लेना देना है क्या हमें भाई, इस क्या कहा गया कि अल्फा पार्टिकल होते हैं। दूसरा ऋणावेशित। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित। अब इसी के लिए जब रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किया था तब बतलाया था कि जब हम परमाणु के नाभिक में अल्फा किरणों को भेजते हैं तो क्या होता है कि कुछ ही कण अपने पथ पर वापस लौटते हैं और ज्यादातर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने पाथ से निकल जाते हैं। यह बात किसने बतलाई थी, रदरफोर्ड ने। तो यहां से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अल्फा कण क्या होंगे, धनावेशित होंगे। तीसरी बात कही जा रही है कि गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजेशन क्षमता होगी, यानी इनका जो आयनीकरण क्षमता होता है वो कहा जा रहा है कम होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गामा किरणों का क्या होता है, सबसे कम होता है, और अल्फा का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और ये कहा जा रहा है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होगा। हाँ भाई, अल्फा किसकी तरह है, अल्फा का देखो हमने क्या बताया, हीलियम बताया। तो यहां से अगर आप 15वें क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। अब आपको याद रखना है परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक के तौर पे सबसे पहले कौन आए थे, फर्मी आए थे। फर्मी ने क्या किया था, सबसे पहले परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने क्या किया था, तो परमाणु रिएक्टर मंदक, क्या बतलाया था, परमाणु रिएक्टर मंदक के बारे में। यूजेन फिग ने क्या किया था, परमाणु केंद्रक संलयन, यानी परमाणु केंद्रक कैसे संलयन करते हैं इसके बारे में। और जब बेनोलिन ये जो थे, इन्होंने क्या बतलाया था, ये जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु रिएक्टर, इसके बारे में इन्होंने बतलाया। साथ ही साथ इन्होंने यह बतलाया कि ये रिएक्टर में मंदक ईंधन क्या हो सकते हैं। यानी अगर जब हम फोर्निरोन की बात करते हैं तो रिएक्टर के साथ मंदक और ईंधन के बारे में बतलाया। जब हम यूजेन फिग की बात करते हैं केंद्रक संलयन के बारे में बतलाया। फ्लेमिंग ने किसके बारे में बतलाया, परमाणु रिएक्टर मंदक के बारे में। लेकिन सबसे पहले बनाने वाले कौन थे, एनरिको फर्मी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कल्पक्कम के फास्ट बीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक, शीतलक कहने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टर को क्या करे, ठंडा करे। क्या करे, रिएक्टर को ठंडा करे। तो ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं, अब देखिए भारी जल D2O का उपयोग हम लोग किसकी तरह करते हैं, मंदक के तौर पे। किसकी तरह करते हैं, मंदक के तौर पे। समुद्री जल का हम लोग किसके तौर पे यूज करते हैं, आयनिक पदार्थ व यौगिक के तौर पे। आयनिक पदार्थ व यौगिक के तौर पे। जब हम द्रवित सोडियम की बात करते हैं तो इसका हमें यहां पे कोई यूज नहीं करना होता है रिएक्टर में। लेकिन जब हम शीतलक की बात करते हैं तो शीतलक में हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी यहां पे ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। अभी भाई मैंने आपसे बता दिया कि अगर हम मंदक की बात कर रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में तो कौन करेगा, भारी जल, यानी सी। अब ऑप्शन में ये तो सी दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, D2O। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब याद रखिएगा जब भी हम नाभिकीय संयंत्र की बात कर रहे हैं ग्रेफाइट के
का उपयोग हम लोग किसकी तरह करते हैं? विमंदक की तरह। ईंधन की तरह हम लोग किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। अब अपने इंडिया में एक पाया जाता है भाई थोरियम, ठीक है। तो अगर ईंधन की तरह पूछा जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? ईंधन की तरह हम लोग यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें पूछा जाए किसके बारे में, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग, तो किसकी तरह करेंगे? एज अ विमंदक। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि NaCl सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो NaCl क्या होता है कि Na को जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है? Na+Cl-। और Na+ क्या होता है? सोडियम आयन। क्या होता है? सोडियम आयन। और जिसे हम क्या कह सकते हैं? धनायन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनायन। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? प्लस। और क्लोरीन में क्या है? ये क्या होगा? क्लोरीन आयन। और इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? ऋणायन। क्या कह सकते हैं? ऋणायन। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पास चार्ज क्या आ रहा है? ऋणावेश आ रहा है। अब धनावेश और ऋणावेश के कारण, यानी धनायन और ऋणायन के कारण हम लोग इसे क्या कहेंगे भाई? ये कौन सा बंध बनाएगा? ये बनाएगा आयनिक बंध। यानी इसके लिए आंसर कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन। ये बात क्लियर? अब इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करेंगे, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।